Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mokama Ghat. Let's start our new topic, employment. Okay, students, previous videos में हम current challenges facing Indian economy में 3 challenges को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैलेंज को डिस्कस किया था एज ए पॉवर्टी. ठीक है. सेकेंड चैलेंज को हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एंड थर्ड चैलेंज हमने जो डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वो था हमारा रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, ये जो 3 चैलेंजेस इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें रूरल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है एंड थर्ड हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है. इन तीनों ही इश्यूज़ को, इन तीनों चैलेंजेस को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, इन्हें बहुत अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये CBSE 2021 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर इंडिया में, और एम्प्लॉयमेंट किन किन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या सिचुएशंस हैं, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ओके, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी हम वर्कर्स किसे कहेंगे और एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे. यानी द पर्सन who are employment, a person is who known as employed and the person who known as worker. यानी किस व्यक्ति को और कब हम वर्कर कहेंगे, किस व्यक्ति को कब हम एम्प्लॉयड कहेंगे, आज हम इस वीडियो में इसे डिस्कस करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको वर्कर्स और एम्प्लॉयमेंट इन दोनों को समझने के लिए 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत होगी. 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको याद करना है, रिकॉल करना है GNP और GDP. ठीक है. सेकंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट आपने पहले अच्छे से पढ़े हैं, तो वर्कर्स और एम्प्लॉयमेंट या वर्कर्स और एम्प्लॉयड को समझने में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा. और अगर आपको ये इन कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूज़न है, तो पहले आप इन कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लीजिए. मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको रिकॉल करवाता भी हूँ, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस जो डिस्कशन हुए हैं उन नोट्स को पलटिए और उनको अच्छे से पढ़ लीजिए. ठीक है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते समय स्टूडेंट्स, मैंने आपसे डिस्कस किया था द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड विद ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट. यानी वो सभी एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक प्रॉफिट के उद्देश्य से परफॉर्म की जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. या हम अगर सिंपली बोलें तो हम कह सकते हैं द activities which contribute in GNP और GDP is known as economic activities. यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, शॉपकीपिंग हो,
या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है, जीडीपी में सहयोग करती है, उस एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाएगा। अब बात आती है स्टूडेंट, व्हाट इज़ जीएनपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्रीज़ की जो सिविलियंस हैं, वो सिविलियंस जितना भी इनकम अर्न करते हैं, वो इनकम का टोटल क्या कहलाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। ओके, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वर्कर्स, हुज नोन एज वर्कर्स। तो हम पहले वर्कर्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, दोज एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑल एक्टिविटीज़ विच आर कंट्रीब्यूट इन जीएनपी और जीडीपी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड all those persons who are engaged in any economic activity, who are engaged in any economic activities are known as workers। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, या कोई पर्सन किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे? वर्कर कहेंगे। क्लियर है? और व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? द एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट्स इन जीएनपी और जीडीपी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी द पर्सन हु contributes in GNP through any activities is known as worker। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करके जीएनपी में, जीडीपी में सहयोग करता है, उसे हम वर्कर कहेंगे। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट, वही लिखा हुआ है यहाँ सिंपल वर्ड्स में, दोज एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड ऑल दोज पर्सन्स हु आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नोन एज वर्कर। यानी ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्कर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, those pupils who temporarily abstain from work due to illness, injury or other physical disability also includes in worker। यानी ऐसे लोग स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कारण से वो इलनेस यानी बीमार पड़ जाते हैं, या उन्हें कोई इंजरी हो जाती है, या कोई दूसरी शारीरिक समस्या, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं हो पाते, तो भी स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? वो वर्कर माने जाएंगे। क्लियर है? क्यों? अगर उनमें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, बीमार नहीं पड़ते, इंजरी नहीं होती, तो वो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते। ठीक है? इसीलिए ऐसे कोई पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन बीमारी की वजह से यानी इलनेस की वजह से, इंजरी यानी चोट वगैरह लग जाने से, या किसी दूसरी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसे क्या वर्कर काउंट किया जाएगा? यस, उसे वर्कर काउंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दोज पीपल who help the main workers in
वर्किंग एक्टिविटीज़ आर आल्सो इंक्लूड्स इन वर्कर, यानी ऐसे लोग जो मेन वर्कर को उनके वर्क में सपोर्ट करते हैं उनको भी वर्कर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली, ए फैमिली है स्टूडेंट्स, इस फैमिली में इस फैमिली में बी सी डी 3 पर्सन हैं, ठीक है। अब ए पर्सन अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और एक बिजनेस शुरू करता है, ठीक है। तो ये पर्सन देखिए बिजनेस शुरू करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, क्यों? क्योंकि बिजनेस से इसे जो भी अर्निंग होंगी, जो भी बिजनेस से इनकम होगी स्टूडेंट्स, वो जीडीपी में इंक्लूड की जाएगी। इसलिए ये बिजनेस क्या होगा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जिसे कौन परफॉर्म कर रहा है? बी। तो बी क्या हुआ? एक वर्कर हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है इसलिए वर्कर है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा ओकेजन आ जाता है, जैसे ये पर्सन फ्रूट्स का बिजनेस कर रहा है, और अभी कुछ ही दिन पहले छठ पूजा का फेस्टिवल हुआ है। तो छठ पूजा के समय जो फ्रूट्स की डिमांड होती है अचानक से बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इस पर्सन को छठ पूजा के समय फ्रूट्स का बिजनेस करना है और इस समय फ्रूट्स का बिजनेस बढ़ जाता है तो इसे सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ये पर्सन बी, सी और डी से सपोर्ट ले लेता है और इन्हें भी अपने साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये 2 पर्सन हैं, ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मेन वर्कर को। मेन वर्कर कौन है? बी। ये क्या है? सपोर्टिंग वर्कर हैं, क्योंकि ये मेन वर्कर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे पर्सन जो मेन वर्कर को उनके वर्क में सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें भी वर्कर इंक्लूड किया जाएगा, उन्हें भी वर्कर माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, और इस फैमिली में एक ए पर्सन है और एक बी है। ए फादर है, ठीक है, और बी क्या है? सन है, ठीक है, पिता है और एक बेटा है। जो फादर है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? फार्मिंग का काम करता है, यानी एग्रीकल्चर करता है, और बी क्या है? एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो फादर क्या करेगा? फार्मिंग का काम करेगा और स्टूडेंट अपनी स्कूलिंग देखेगा। लेकिन अगर स्कूलिंग के बाद ये जो बी है, जो ए का सन है, अपने फादर को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर में उनकी स्कूलिंग के बाद हेल्प करता है, तो बी यानी ये सन अपने फादर की जब भी एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा तो ये कुछ ना कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा तो ये सन भी क्या होगा? वर्कर काउंट किया जाएगा, यानी सन भी एक वर्कर होगा। इसीलिए यहाँ लिखा है बॉय हेल्प इज फादर इन एग्रीकल्चर आफ्टर स्कूलिंग टाइम, यानी एक बच्चा अगर स्कूलिंग के बाद अपने फादर को एग्रीकल्चर में हेल्प करता है तो उसे भी हम क्या करेंगे? वर्कर काउंट करेंगे, ठीक है, उसे भी वर्कर काउंट करेंगे, ठीक है। या सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। वाइफ हेल्प्स ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर होम केयर टेकिंग, ठीक है। हस्बैंड से यहाँ पर स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी लगा के लिख लीजिए बिजनेस, यानी अगर कोई वाइफ यानी एक वुमेन है और उसके हस्बैंड के पास क्या है? एक बिजनेस है, यानी उसका हस्बैंड क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, और ये वुमेन, ये बिजनेसमैन की वाइफ अगर घर के कामकाज निपटाने के बाद, फैमिली केयर टेकिंग के बाद अपनी हस्बैंड के बिजनेस में हाथ बटाती है, उनका हेल्प करती है, बिजनेस में हेल्प करती है, तो इस वाइफ को भी, इस वुमेन को भी वर्कर काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फैमिली केयर टेकिंग के बाद ये वुमेन
क्या कर रही है, अपने हस्बैंड के बिजनेस में हेल्प कर रही है, यानी ये वुमेन भी जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही है, भले ही उसे इसका कोई पेमेंट ना मिले। जैसे यहाँ देखिए, बॉय हेल्प्स टू हिज फादर इन एग्रीकल्चर। अगर कोई बॉय अपने फादर की हेल्प करता है एग्रीकल्चर में, तो क्या ये फादर इस बॉय को कुछ पेमेंट करेगा उसके काम करने के लिए? नहीं काम करेगा, कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। तो जब ये फादर अपने बॉय को पेमेंट नहीं करेगा तो क्या कोई इनकम जनरेट होगी? बिल्कुल होगी। इस बच्चे के लिए कोई इनकम नहीं होगी, लेकिन इस बच्चे ने जो अपने फादर की हेल्प की है, उस हेल्प से कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होगा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसीलिए ये बॉय भी क्या होगा, एक वर्कर होगा। ठीक वैसे ये वाइफ अपने होम यानी हाउस केयर टेकिंग के बाद अगर अपने हस्बैंड को हेल्प करती है, अपने हस्बैंड की बिजनेस में हेल्प करती है, तो इसका हस्बैंड इस वुमेन को कोई भी मनी पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन जो वाइफ, ये वुमेन अपने हस्बैंड की बिजनेस में जो हेल्प करेगी, उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, कुछ ना कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए ये वाइफ जब भी अपने हस्बैंड की बिजनेस में हेल्प करेगी तो ये वाइफ क्या, वर्कर काउंट की जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने किसी रिलेटिव की या मेन एम्प्लॉयर की हेल्प करता है और उसे बदले में कुछ पेमेंट नहीं मिलता, फिर भी उस पर्सन को वर्कर काउंट किया जाएगा, क्योंकि उस वर्कर की हेल्प से कुछ ना कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए उसकी हेल्प को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाएगा। और अगर कोई, अभी आपको बताया, अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो उसे वर्कर काउंट किया जाएगा। यानी एक बच्चा अपने फादर की किसी भी काम में हेल्प करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो भी एक वर्कर काउंट होगा। अगर कोई हस्बैंड, कोई वाइफ या कोई फैमिली रिलेटिव, कोई फैमिली मेंबर अपने फैमिली रिलेटिव की बिजनेस में या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है तो भी उसे वर्कर काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो हेल्प कर रहा होगा तो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले को हम क्या कहते हैं, वर्कर कहते हैं। ये हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स द पर्सन हु नोन एज वर्कर, इस क्वेश्चन मार्क को आप अब सीख गए होंगे कि हम किस किस पर्सन को वर्कर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे पर्सन्स की भी बात करते हैं स्टूडेंट्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ, खुद का बिजनेस है, उनका बिजनेस नहीं है, खुद का कोई काम है। जैसे यहाँ कोई रोड साइड कोई टी स्टॉल खोल लेता है, या कोई अपना फल का ठेला लगा के फल बेचने लगता है, या कोई छोटे छोटे इस तरह के जॉब ऑप्शन ढूंढ के अपना खुद का काम करता है, तो क्या वो कोई खुद के लिए कोई पेमेंट कर रहा होता है? खुद के लिए कोई पेमेंट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ अर्निंग्स ज़रूर हो रही होंगी, जो उसकी अर्निंग्स जीडीपी में या जीएनपी में इंक्लूड की जाएंगी। यानी ऐसे पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स को भी वर्कर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हु इज़ वर्कर? द पर्सन हु अनेबल टू वर्क। यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, द पर्सन हु एबल टू वर्क बट अनेबल टू वर्क ड्यू टू
इलनेस, इंजरी और एनी फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसा कोई पर्सन जो काम करने के योग्य तो है लेकिन बीमारी की वजह से, इंजरी की वजह से या किसी दूसरी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर पा रहा है, या ऐसा पर्सन हु हेल्प्स टू मेन वर्कर, जैसे एग्जाम्पल दिए मैंने, सन हेल्प्स टू फादर, वाइफ हेल्प्स टू हस्बैंड, इस तरह के। या थर्ड वन स्टूडेंट्स, ऐसे पर्सन हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तीनों कैटेगरी के जो भी पर्सन होंगे सबको वर्कर काउंट किया जाएगा, चाहे उन्हें अपने वर्क के लिए पेमेंट किया जा रहा हो, चाहे उन्हें अपने वर्क के लिए पेमेंट नहीं किया जा रहा हो। अगर कोई ऐसा पर्सन जिन्हें अपने वर्क एक्टिविटीज़ के लिए पेमेंट नहीं भी किया जा रहा है और फिर भी वो किसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उन्हें हम वर्कर काउंट करेंगे। ओके, एंड ऑल दोज पर्सन हु परफॉर्म्ड एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज नोन एज एम्प्लॉयड। और ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे हम एम्प्लॉयड कहेंगे। यानी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग केवल इतना ही नहीं होता कि द पर्सन हु गेट पेमेंट फॉर हिज सर्विसेज। यानी जैसे हम जनरली देखते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट किसे मान लेते हैं, ऐसा कोई पर्सन जिसे अपने किसी काम के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए कोई पेमेंट मिलता है, हम उसी को एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ऑल दोज पर्सन्स हु परफॉर्म एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज एम्प्लॉयड। क्लियर? यहाँ लिखा भी है, ऑल दोज पीपल हु आर इंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नोन एज एम्प्लॉयड। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप को परफॉर्म करता है उसे हम रोजगार कहेंगे, उसे एम्प्लॉयड कहेंगे। क्लियर? तो वर्कर कौन है? वर्कर ही एम्प्लॉयमेंट है, वर्कर ही एम्प्लॉयड है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स को ठीक से पढ़िए और वीडियो देखते हुए नोट्स को पढ़ के आप नोट्स तैयार कीजिए, क्लास वर्क में अपलोड कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसी टॉपिक को और आगे डिस्कस करेंगे, सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स तैयार करिए और क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ओके, थैंक यू।